गुड मॉर्निंग। तो देखो, आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत सारा बात सीखेंगे। ठीक है, जो हम लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही, है ना, हम लोगों को महत्व रखेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। प्रशांत राज, तुम कब एडमिशन लिए हो भाई? अभी पढ़ाई करो, है ना, सिलेबस का चिंता हम पे छोड़ दो। ठीक है, अभी पढ़ाई करो, सिलेबस का चिंता हम पे छोड़ दो, है ना। ठीक है, तुम अभी सीखने का चिंता करो। ठीक है, सिलेबस का चिंता मत करो। सिलेबस तो हम एक महीना में भी खत्म कर देंगे, पर तुमको समझ में आएगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। हम लोग मार्च तक खत्म करेंगे। ठीक है, मार्च तक हम लोगों का क्लास 11th का सिलेबस खत्म होगा। ठीक है, तो देखो, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सब आवाज वाज वीडियो सब ठीक है? तो देखो, सबसे पहले, जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो, देखा गया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्बिनेशन किसी भी दूसरे के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम जानते हो इनर्ट गैस, जैसे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया या आर्गन होगा, ये नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है, ये किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन नहीं करता है। लेकिन बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, हैलोजन्स हुए, ये सब जो है वो फ्री स्टेट में नहीं है। ये या तो आपस में कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, या तो फिर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत से जो है सब लोगों को लगा कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ एटम्स जो है वो, है ना, कॉम्बिनेशन करते हैं और कुछ एटम्स कॉम्बिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा गया कि भाई इनर्ट गैस कॉम्बिनेशन क्यों नहीं करते होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को, है ना, एक बात जो यहां पर स्ट्राइक किया वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखा गया कि जो हीलियम है, अगर हीलियम को अगर हम लोग हटा दे, तो बाकी जितने भी इनर्ट गैस है ना, उनके आउटर मोस्ट सेल में हम लोगों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो उनके आउटर मोस्ट सेल में हम लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तब सब लोगों को लगा कि ये जरूर कहीं ना कहीं जो एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इसलिए होता है क्योंकि हर एटम, है ना, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह से रखना चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। ठीक है, पर तुम लोग शायद अभी जानते होंगे कि हम लोगों का जेनन एक ऐसा इनर्ट गैस है जो कंपाउंड बनाता है। यानी जेनन जो है वो ऑक्सीजन के साथ भी कंपाउंड बनाता है और फ्लोरीन के साथ भी कंपाउंड बनाता है, शायद तुम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो केमिकल बॉन्डिंग है वो क्यों होता है, उसमें बहुत सारा थ्योरीज है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई हमसे कहेगा कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं, तो केमिस्ट्री में कोई भी काम क्यों होता है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग केमिस्ट्री में कोई भी काम करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो एटम्स क्यों कॉम्बिनेशन करते होंगे? तो स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो सवाल उठता है कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो उनको स्टेबिलिटी कैसे मिल जाता है? तो केमिस्ट्री में एक नियम है कि स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर किसी सिस्टम के पास ज्यादा एनर्जी होगा तो उसका स्टेबिलिटी कम होगा,
और अगर किसी सिस्टम के पास कम एनर्जी होगा तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। यानी हर सिस्टम अपने पास कम एनर्जी रखना चाहता है जिससे उसका स्टेबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो जाए। यानी केमिकल बॉन्डिंग भी एक तरीका होगा जिससे कोई भी सिस्टम अपने एनर्जी को क्या करता होगा, कम करता होगा, जिससे उसको स्टेबिलिटी मिल जाता होगा। इसीलिए तुम हमेशा देखोगे तो बोला जाएगा कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अट्रैक्शन से एनर्जी घटता है। तो जब भी सिस्टम के वेरियस पार्ट्स के बीच में अट्रैक्शन होगा उससे सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, घटेगा। एक छोटा सा बात अगर तुम देखो कि अगर तुम किसी बॉल को गिराते हो तो वो नीचे आता है, तो याद करो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, mgh। उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस हुआ कि अगर किसी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अगर कम हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि स्टेबिलिटी जो है वो हम लोगों का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एटम्स इसलिए कॉम्बिनेशन करते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह बैठाना है, ऑक्टेट ये सब बात नहीं बोलना है। तुमसे कोई पूछेगा एटम्स क्यों आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो हम लोग को कहना है एटम्स आपस में इसलिए कॉम्बिनेशन करते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके। ठीक है, तो सवाल उठता है कि केमिकल बॉन्ड क्या हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसके कारण एटम्स और आयन एक दूसरे के साथ जो है बंधे रहते हैं, जिससे सिस्टम का एनर्जी जो है वो हमारा कम हो जाता है और उससे उसको क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी मिलता है। ठीक है, तो एटम्स इसलिए आपस में कंबाइन करते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। और अगर कोई एटम्स नहीं कंबाइन कर रहा है इसका मतलब वो पहले से ही स्टेबल है। इतना अभी हम लोगों को बात को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है तो हम लोग यहां पर देखेंगे केमिकल बॉन्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, चाहे वो एटम्स हो या फिर आयंस हो, टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड अ केमिकल बॉन्ड। यानी केमिकल बॉन्ड जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, जो एटम्स और आयंस को एक दूसरे के साथ क्या रखता है, बांधे रखता है। ठीक है, इन वेरियस केमिकल स्पीसीज। ठीक है, तो जब भी कोई बोलेगा केमिकल बॉन्ड क्या है, तो केमिकल बॉन्ड हम लोग कहेंगे एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो एटम्स और आयंस को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, और हम तुमको बताएं कि पूरा केमिस्ट्री जो है वो इसी बात पर रन करता है, जो यहां पर हम लोग एक स्टेटमेंट यहां पर लिख रहे हैं कि अट्रैक्शन डिक्रीजेस क्या, एनर्जी, है ना। तो अट्रैक्शन से एनर्जी घटता है एंड हेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, और इसीलिए स्टेबिलिटी हम लोगों का क्या है, बढ़ जाता है। कोई तुमसे पूछेगा केमिस्ट्री में ये काम क्यों होता है, तो एकदम गेस करो कि जरूर ये काम इसलिए हो रहा होगा क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल रहा होगा। कोई कहेगा कि केमिस्ट्री में ये काम क्यों नहीं हो रहा है, तो जरूर केमिस्ट्री में अगर वो काम हो रहा होगा तो उससे एनर्जी सिस्टम का बढ़ जा रहा होगा और उससे हम लोगों का स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जा रहा होगा, कम हो जा रहा होगा। तो कोई भी काम केमिस्ट्री में या नेचर में होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों का किस पे डिपेंड करेगा, है ना, एनर्जी पर। एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी हम लोगों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि यहां तक तो हम लोग देख लिए कि भाई ठीक है, एटम्स इसलिए कंबाइन करते हैं क्योंकि उनको स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगा, तो उसके लिए उनको अपना एनर्जी क्या करना होगा, घटाना होगा। तो एनर्जी कैसे घटेगा, तो एनर्जी घटेगा कि उनको अपने एटम्स और आयंस के बीच में अट्रैक्शन जो है वो पैदा करना होगा। ठीक है, जिससे एनर्जी कम हो जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि देखो जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी चेंज होता गया, वैसे वैसे ध्यान से समझोगे केमिकल बॉन्डिंग का भी थ्योरी चेंज होता जाएगा। क्योंकि याद करो डाल्टन तो पहले ये बोलता था कि भाई एटम्स को डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो अगर एटम्स डिवाइड ही नहीं कर सकते, यानी उस समय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स तो कुछ पता ही नहीं था, तो केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं पता था। फिर याद करो जब रदरफोर्ड आया और वो बोला कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है पर उसमें पार्टिकल नेचर है, इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल नेचर है। रदरफोर्ड, बोर्स सब लोग पार्टिकल नेचर मान रहे थे। तो देखोगे लुइस भी
इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाता था, ठीक है। फिर जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया जिसमें बताया गया कि भाई इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन अगर एक प्रकार का वेव है तो याद करो केमिकल बॉन्डिंग का भी थ्योरी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर का थ्योरी चेंज होता गया वैसे वैसे ही हमारा केमिकल बॉन्डिंग का भी थ्योरी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो शुरुआत का जो थ्योरी था उसमें इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना गया, तो बॉन्डिंग को उसी तरीके से समझा गया इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर, और बाद में जब वेव नेचर आया तो अब हम लोग बॉन्डिंग को वेव नेचर के थ्रू हम लोग को समझने का हम लोग प्रयास करने लगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले तो समझना है कि केमिकल बॉन्डिंग का अलग अलग थ्योरी है, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरीज है हमारा क्या, केमिकल बॉन्डिंग का। तो अगर ध्यान से देखो तो हम लोग यहां पर क्या लिख रहे हैं, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोगों को जो है केमिकल बॉन्डिंग के बारे में 4 थ्योरी है जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जिसमें हम लोगों का जो फर्स्ट थ्योरी होगा उसको बोलते हैं हम लोग कोसेल लुईस थ्योरी, जिसके बारे में तुम लोग 9th-10th में थोड़ा मोड़ा पढ़े भी होगे, है ना। कोसेल लुईस थ्योरी को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हम लोगों का कोसेल लुईस थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखाते थे, यानी पार्टिकल नेचर था, ठीक है। दूसरा थ्योरी जिसके बारे में तुमको क्लास 9th-10th में कोई तुमको आइडिया नहीं होगा होपफुली, ठीक है। तो सेकंड जो थ्योरी है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, है ना, जिसको हम लोग लिखते हैं VSEPR, बहुत फेमस नाम है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी VSEPR थ्योरी। इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये जो दो थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या मानता है, पार्टिकल मानता है, और इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानकर केमिकल बॉन्डिंग को डील कर रहा है, ठीक है। और बाकी का जो दो थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम लोग VBT भी बोलते हैं, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को वेव मानेंगे और वहां पर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आएगा, और हम लोग कहेंगे कि भाई बॉन्ड तभी बनता है जब ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और वहां पर हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन है वो अब वेव नेचर का हो गया, ठीक है। और उसी तरह जो सबसे बेहतरीन थ्योरी है जो जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं, MOT, है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन को क्या माना गया, वेव नेचर। यानी दो थ्योरी जो था वो पार्टिकल नेचर पे आधारित था और दो थ्योरी जो था वो हमारा वेव नेचर पे आधारित था। तो फर्स्ट दो थ्योरी पार्टिकल नेचर बताएगा, तो जब हम लोग पढ़ेंगे पहला दो थ्योरी को तो इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और बाकी दो थ्योरी में ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी पढ़ो केमिकल बॉन्डिंग तो हमेशा याद रखो 4 थ्योरी है। तो पहला थ्योरी जरूर कुछ कुछ बात को एक्सप्लेन कर रहा होगा और बहुत सारा बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होगा। तो सेकंड थ्योरी, जो पहला थ्योरी जिन बातों को एक्सप्लेन नहीं किया, सेकंड थ्योरी उसमें से कुछ बात को वो एक्सप्लेन किया होगा। तीसरा वाला जो थ्योरी होगा वो कुछ और भी, है ना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स को जो है वो एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे थ्योरी तुम्हारा रिवाइज होते जाएगा वैसे वैसे जो हम लोगों का चीजें जो है वो ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स क्या हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर जो ये जो 4 थ्योरी है इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहला जो थ्योरी हम लोगों का है वो है कोसेल लुईस थ्योरी, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी बोलते हैं, और इसी में आता है हम लोगों का क्या, ऑक्टेट रूल। तो सबसे पहले तुम हमको एक बात बताओ, ये ऑक्टेट रूल क्या कहता है। ऑक्टेट रूल कहता है कि भाई हर एटम इसलिए कॉम्बिनेशन करता है ताकि उसके आउटर मोस्ट सेल में हम लोगों का क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। तो ये जो जब थ्योरी बन रहा था तो लुईस और कोसेल जो है वो ये जब ये थ्योरी जब इंडिपेंडेंटली दोनों डील कर रहे थे तो ये किन एलिमेंट्स के साथ ज्यादा वर्क कर रहे थे, तो ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के साथ ज्यादा वर्क कर रहे थे। यानी कैसे, यानी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ। तब इन सब में उन्होंने देखा कि भाई एटम्स इसलिए कॉम्बिनेशन कर रहा है क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाह रहा है, ये थ्योरी है।
और वो 8 इलेक्ट्रॉन क्यों रखना चाह रहा है? क्योंकि इनर्ट गैस जो है वो रिएक्शंस में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उनके पास जो आउटर मोस्ट सेल होता है उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो लुईस कोसेल को लगा कि भाई सब एटम्स इसलिए कॉम्बिनेशन करता है क्योंकि वो भी अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। पर अगर तुम लोग पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो जानते हो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें 2s का एक ऑर्बिटल होता है और 2p का 3 ऑर्बिटल होता है। यानी सेकेंड पीरियड में जब हम आते हैं तो 2s और 2p फिल होता है और टोटल हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं और हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो ये एक्चुअल में जो ऑक्टेट थ्योरी है ये वैलिड है, हमेशा अपने दिमाग में बैठाना है। ये ऑक्टेट थ्योरी वैलिड है सिर्फ किसके लिए? सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए वैलिड है। यानी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसी के लिए ये ऑक्टेट रूल वैलिड है। अपने दिमाग में पहले जोड़ डालोगे, समझ गए है ना। फास्फोरस के पास कोई जरूरी नहीं है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रहे, क्योंकि फास्फोरस याद करो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसमें 3s 3p और 3d होता है। तो फास्फोरस जो है वो अपने पास 8 से ज्यादा रख सकता है, सल्फर अपने पास 8 से ज्यादा रख सकता है। तुम लोग मेरा बात समझ रहे होगे तो यस लिखोगे। सब लोग, अधिकांश तुम लोगों में से चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। कुछ कुछ जब तक नहीं लिखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सब यस और नो लिखने में कितना हाथ तुम लोगों का दर्द कर जाता है बताओ, ठीक है। तो हम तुमको क्या समझा रहे हैं कि ऑक्टेट रूल जो है वो किसको देख के बनाया गया था, तुम समझो। पहले तो तुम्हारे दिमाग से ये ऑक्टेट रूल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हम लोग समझ ही नहीं पाते कि इसका क्या हम लोगों का जो है वो एप्लीकेशन है। अभी सतीश कुमार वंस अगेन हो गया जब हम बोल रहे हैं तब, है ना। देखो हम क्या समझा रहे हैं कि जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं 2s में, वो उनमें 2s और 2p भरता है और टोटल 4 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें, तो 8 से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें 8 से ज्यादा भी रह सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में रहते हैं? ऑर्बिटल्स में। और अगर मेरे पास ज्यादा ऑर्बिटल्स है तो हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे, हम क्यों 8 ही रखेंगे? 8 रखना मेरे लिए मजबूरी थोड़े है। मेरे पास अगर ऑर्बिटल्स की संख्या ज्यादा होगा तो हम 8 से ज्यादा भी रखेंगे, ठीक है। क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे तो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा तो हमको स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा। यानी हम ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो ज्यादा हमारा स्टेबिलिटी हो सकता है। तो पहली तो एक बात को समझ लो कि ऑक्टेट रूल इस बात पर आधारित था कि इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, इसी बात पर ऑक्टेट रूल आधारित था। पर अब तुम जानते हो कि जेनन एक इनर्ट गैस है, तो जेनन एक इनर्ट गैस है और वो खुद कंपाउंड बना रहा है। तब तो ये थ्योरी जिस बात पर आधारित था उसका बेस ही गलत हो गया कि इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, है ना। ऑक्टेट रूल में क्या पढ़ते हैं हम लोग कि हर एटम अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है ताकि वो इनर्ट गैस जैसा बन जाए। इनर्ट गैस तो यहां खुद कंपाउंड बना रहा है। तो तुम समझो, जैसे तुम्हारे आसपास अगर कोई स्टूडेंट रहता होगा और उसका आईआईटी या नीट में मान लो, ठीक है, निकल जाता होगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं? बोलते हैं अरे उसको देखो कितना अच्छा बच्चा था, वो पढ़ाई किया, ये किया, वो किया। तो मान लो अगर किसी को, है ना, सोसाइटी में किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल दिया जाए कि भाई देखो तुम उसके जैसा बनो, उसके जैसा बनो, और बाद में पता चला कि वही बच्चा सबसे बड़ा बदमाश है, तब तो थ्योरी ही गलत हो गया ना कि उसके जैसा हम क्यों बनेंगे, ठीक है। तो कहने का सेंस हमेशा समझना है अपने दिमाग में कि ऑक्टेट रूल सबके लिए अप्लीकेबल नहीं है, पहले अपने दिमाग में बैठाना है। ऑक्टेट रूल नॉर्मली किसके लिए अप्लीकेबल है? एटॉमिक नंबर 3 से लेकर एटॉमिक नंबर अगर 9 तक जाओगे, है ना, क्योंकि 10 तो इनर्ट गैस है, तो उसी के लिए तुम्हारा ऑक्टेट रूल आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपने दिमाग में मत बैठाओ कि हमको 8 ही इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, इसीलिए ये पहले हम तुम्हारे दिमाग से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए कि केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी केमिकल स्पेसीज के अंदर जो एटम्स और आयंस होता है उनको एक दूसरे से अटैच्ड किया रहता है, जिससे अट्रैक्शन होता है, उससे एनर्जी रिलीज करता है और हम लोगों को स्टेबिलिटी मिलता है। हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग के 4 थ्योरीज हो गए। एक हो गया कोसेल लुईस थ्योरी, दूसरा हो गया VSEPR यानी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी,
तीसरा हो गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और चौथा जो है वो एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अब हम लोग फर्स्ट थ्योरी डिस्कस करेंगे, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, कोसेल लुईस थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो हम तुमको बताए थे कि ये थ्योरी जो है ये इस बात पर आधारित था कि इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं। सबसे पहले तो समझोगे, लुईस कोसेल थ्योरी इस बात पर आधारित था कि इनर्ट गैस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं और इसीलिए हर एटम उसी के जैसा बनना चाहता है, और इस प्रोसेस में वो या तो इलेक्ट्रॉन्स लेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, और या तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करेगा, और वो कुछ इस ढंग से करेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में हम लोगों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, तो उससे हम उसको स्टेबिलिटी मिलेगा, और इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कह रहे थे। तो देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another। तो atoms है ना, इसलिए कंबाइन करेंगे, है ना, या कंबाइन करेंगे कैसे, तो या तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे एक एटम से दूसरे एटम में, और इस प्रोसेस में कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा, गेन करेगा, और कोई दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो गेनिंग और लूजिंग हो गया। और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का शेयर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल, जिससे उनके वैलेंस सेल में यानी जो आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ठीक है, और इसी को हम लोग, दिस इज नोन एज ऑक्टेट रूल। ठीक है, और इसी को हम लोग ऑक्टेट रूल कहते हैं। यानी कोसेल लुईस थ्योरी कहता है कि बॉन्डिंग के क्रम में हम लोग या तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। यानी हमारा दो टाइप का बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से। इसलिए हम लोग यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, एक आयोनिक बॉन्ड जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनेगा, और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनेगा। और जब हम लोग एक और बॉन्ड की बात बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें दो एटम के बीच में बॉन्ड तो बनता है पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम का होता है, तो वो भी शेयरिंग ही है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक पार्ट बोलते हैं। इसीलिए हम लोग टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बोलेंगे, किस थ्योरी के अनुसार से, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के आधार पे हम लोग कहेंगे कि दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, एक आयोनिक बॉन्ड और दूसरा हमारा हो गया, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट जो है वो है हम लोगों का आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा जो है हम लोगों का वो है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, देखो तुम लोगों को एक बात बता देते हैं, एक बात थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो हम जो है ना, हम यहाँ स्कूल प्लस कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ चैप्टर को पढ़ाने में टाइम लगता है, क्योंकि हमको तुमको सिखाना है। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल के टीचर को कोई लोड नहीं है कि तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है, उनका काम है सिलेबस खत्म करना। समझे, स्कूल में अगर हम भी पढ़ाएं तो हमको चिंता नहीं करना पड़ेगा कि सामने वाला बच्चा को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। समझे, तुम समझो नहीं समझो वो तुम्हारा मतलब है ना। लेकिन जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों को पूरा 11 12 प्लस कंपटीशन लेके चलना है, और सामने वाले को समझ में भी आना है, और सामने वाला मेहनत करना भी नहीं चाहता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है हम लोगों के साथ। ठीक है, तो हम लोग जो है सिलेबस खत्म करने में तो 1 महीना में खत्म कर दें, तुमको समझ में आएगा कि नहीं आएगा वो तुम्हारा हेडेक हो जाएगा ना फिर। तो हम लोग को वो नहीं काम करना है, और हम लोग कोई 1 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। ये अभी पेंडेमिक जो आया है तो इसके कारण जो है हम लोगों को ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है, नहीं तो हम लोग क्लास में पढ़ते। तो क्लास में पढ़ेंगे
तो हम लोगों को पता होता है कि क्या चल रहा है, कैसे टीचर पढ़ाते हैं। अभी तो तुम वहां पे बैठे हुए हो, सामने में लेटे हुए होगे, है ना, पढ़ने का मन हुआ होगा तो पढ़ गए, नहीं तो मोबाइल पे अपना गेम खेल रहे होगे। ठीक है, तो कोर्स कैसे चलेगा नहीं चलेगा, तुम प्रॉपर मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो कि तुम अपना देखो। ठीक है, कोर्स के बारे में हमको तुमसे ज्यादा चिंता है, ये हमेशा एक बात याद रखना। ठीक है, तो हम लोग कोई लेमैन नहीं है, हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है, इसीलिए कोर्स उर्स का बात हमसे पूछते हो ना तो हम हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है ना कि सामने वाले को अभी कोई आइडिया नहीं है कि क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर तुम इतना ही समझदार होते तो स्कूल से ही पढ़ के सीख लोगे। ठीक है, तो स्कूल से पढ़ के हम नहीं सीख पाते हैं ना, क्योंकि वो लोग एक पेस से पढ़ाता है ना, उनको मतलब नहीं है कि तुमको समझ में आए कि नहीं समझ में आए। और हमको खाली एनसीईआरटी और स्कूल का 4 गो लाइन बोल के निकल नहीं जाना है, पूरे टॉपिक को डिटेल पढ़ाना होता है, तो है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये सब क्वेश्चंस ना हमसे रेज नहीं करोगे। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए इनसे तो पढ़ो, और नहीं तो किसी दूसरे से पढ़ो। ठीक है, पहले हम तुमको बताते हैं, हम सीधा आते हैं लाइव में, तुम ये वाला करोगे कि क्या होगा कैसे होगा। पहले तुम टेस्ट तो दो, टेस्ट तो देते नहीं हो, टेस्ट तो 8-10 लोग अपीयर होते हैं टेस्ट में, है ना, मोर देन 100 से ज्यादा तुम्हारे स्टूडेंट्स इनरोलमेंट लिए हुए रहते हैं बैच में, और 8 लोग टेस्ट दे रहा है, तो तुम कितने सिंसियर हो तो हमको दिखाई दे रहा है। तुम टेस्ट दो, तुम हमसे डाउट पूछो, किसी एक दिन तुम आज तक डाउट नहीं पूछे होगे, है ना, तो वो दिक्कत होगा। समझ मेरी बात, तुम अपना पहले सिंसियरिटी चेक करो, फिर सामने वाले का चेक करना, सामने वाला तुमसे ज्यादा सिंसियर है। ठीक है, तो पहले अपना सिंसियरिटी चेक कीजिए कि हम कितना सिंसियर हैं, फिर मेरा सिंसियरिटी चेक कीजिएगा, है ना। हम लोग पटना में 10 साल से ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए, है ना, और हम लोग हमेशा टाइम पे ही सिलेबस खत्म करेंगे आपको। बस ये होगा कि जब सिलेबस खत्म होगा तो शायद आप उस समय तक पढ़े हुए नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसी का चिंता हो रहा है। जो वर्ड हम बोलते हैं ना उसको सुनो। ठीक है, सिलेबस उलेबस है तो वो स्कूल में बात करना कि ये स्कूल कैसे चल रहा है ना। स्कूल के लिहाज से अगर हम चलेंगे ना तो पटना में 1000 गो स्कूल है, और वो 1000 टॉपिक अलग अलग लोग पढ़ाता है, तो उसको हम लेके नहीं चल सकते हैं ना बाबू। मेरा पास एक सिलेबस है और हम उसी से लेके चलते हैं। ठीक है, हाँ सतीश पूछ लेना। तो ये हम बता रहे हैं कि ये सब चीज हमसे नहीं डिस्कस करोगे, है ना। हमारा अपना तरीका होता है पढ़ाने का, हम अपने तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तुमको समझ में आए नहीं समझ में आए ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, इस बात को समझोगे। ठीक है, सतीश तुम ऐप पे कभी भी पूछ सकते हो बाबू, कोई टाइम नहीं होता है, समझे, ऐप पे तुम कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है हम लोगों का, एक आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और दूसरा हो गया हम लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, वो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनेगा। तो अभी हम लोग इन्हीं दोनों बॉन्ड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तुम लोगों में से कुछ लोग पहले बोल रहे थे मेटालिक बॉन्ड, वो सब हम लोग बताएंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग एक एटम के एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना। होने के लिए तो फिर हम लोग, तुम आगे चलोगे तो और भी बॉन्डिंग का टाइप्स होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होते हैं, पर वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में भी बनता है ना। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एक मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो उसमें मेनली 2 टाइप का बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। तो बताओ आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और मोर it is formed due to transfer of one or more electrons from one atom to another atom। जो एटम इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे एग्जांपल अगर हम तुमसे लें कि तुम देखो, अगर हम तुमसे बोले कि NaCl, अगर हम लोग देखें NaCl कैसे बनता है, मान लो अगर हम तुमसे बोले कि NaCl कैसे बनता है, ठीक है। NaCl तो जानते हो सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? तो पहले देखो, पहले क्या होगा यहां पर कि जो सोडियम है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या करेगा, ये पहले एक इलेक्ट्रॉन्स हटाकर Na प्लस बनाएगा, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसमें से निकाल देगा। अगर ऐसे लिखा जाए तो याद करो ये 1s2, 2s2 और 2p6 और 3s1 होगा। ऐसे अगर नियॉन वाले से कॉन्फ़िगरेशन से लिखा जाए तो याद करो इसका नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन होगा और 3s1 होगा, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो याद करो ये Na प्लस हो गया, और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वही हुआ जो इनर्ट गैस नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम यहां पर कहें कि अगर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन Cl, तो Cl वही एक इलेक्ट्रॉन को लेके, ठीक है, तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो नियॉन और 3s2 और 3p5 होगा, और ये वो इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर क्या बन जाएगा, Cl माइनस बन जाएगा, जहां पर अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन का हो जाएगा। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Na प्लस बनेगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस बना लेगा। और अब अगर तुम देखो तो यही Na प्लस और Cl माइनस मिलकर हम लोगों को NaCl यहां पर आयनिक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और इस आयनिक बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि ये Na प्लस है और ये Cl माइनस है, और अब इसके बीच में हम लोगों का ये अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके बीच में ये अट्रैक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड समझ सकते हैं। Na प्लस और Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इस अट्रैक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बोलते हैं। तो एक बात समझना, आयनिक बॉन्ड के लिए एक कटायन और एक एनायन होना चाहिए, और वो कटायन और वो एनायन जो है उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। और याद करो इसमें दोनों का ऑक्टेट पूरा है, Na प्लस का भी और Cl माइनस का भी। तो अब एक बात बताओ, हम तुमसे एक बात पूछते हैं, मेरे पास H प्लस है और Cl माइनस है, बताओ इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। H प्लस और Cl माइनस कैसा बॉन्ड बनेगा इसके बीच में, बताओ? आयनिक बॉन्ड बनेगा इसके बीच में कि नहीं बनेगा, बताओ? सर डज द डॉटेड लाइन सिंबलाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक? हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के लिए हम लोगों को आता है। तो क्या ये आयनिक बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? हाँ बहुत बढ़िया, क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा कि ये कटायन स्टेबल नहीं है, ये H प्लस स्टेबल नहीं है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए हमेशा एक बात रखना, कोई प्लस और कोई माइनस देखो तो सही नहीं है कि वहां पे आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। वो प्लस भी स्टेबल होना चाहिए और वो माइनस भी स्टेबल होना चाहिए, मतलब उसका ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, तब जाकर हम लोग कहेंगे कि उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा और वो एक आयनिक बॉन्ड बनाएगा। बात को समझ रहे हो? तो हर प्लस और हर माइनस के बीच में आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, पहले तो अपने दिमाग में बैठाओगे, ठीक है। तो इसी में आगे चल के तुम पढ़ोगे, है ना, बहुत सारा बात, जैसे एरोमेटिक कटायन होता है, एरोमेटिक एनायन होते हैं, ठीक है, ये सब भी आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका पहले तो एक पिक ले लेते हैं। तो ये देखो, ये हम लोगों का एक एग्जाम्पल लिए कि NaCl कैसे बनता है। अब तुम हमको बताओ तो
NaCl का मतलब क्या हुआ कि एक Na प्लस है मेरे पास और एक Cl माइनस है। क्या आयनिक बॉन्ड में हम लोगों को दिमाग में आता है कि अच्छा एक Na प्लस और एक Cl माइनस मिलके एक आयनिक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ तो क्या अगर हम तुमसे कहें, हमेशा एक बात को समझना, ये एक बॉन्ड का कहानी है, लेकिन हम तुमको बताए हैं NaCl में है ना मिलियंस ऑफ मिलियंस Na प्लस है और मिलियंस ऑफ मिलियंस Cl माइनस है। NaCl का मतलब एक Na प्लस और एक Cl माइनस नहीं होता है ना, वो सिर्फ एक फॉर्मूला है उस सॉलिड का, पर उसमें बहुत सारे कटायंस और बहुत सारे एनायंस होते हैं, ठीक है। ये चीज हम तुमको शुरुआत में ही बताए हैं। अब एक समझो, एक और हम लोग एग्जांपल लें, अगर MgCl2, तो ये कैसे बनता होगा MgCl2? तो देखो मैग्नीशियम में अगर देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन और 3s2 होगा, और अगर हम लोग मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये Mg2 प्लस होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग निकाल दें और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियन का हो गया। और अब देखो अगर क्लोरीन में देखा जाए Cl में, तो Cl जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन और 3s2 और 3p5 था, और अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो गया? आर्गन का हो गया, ठीक है। और अब ये हम लोग देखेंगे तो ये अब Mg2 प्लस है ना और 2 Cl माइनस, ठीक है, यहां पर आएगा और ये हम लोगों को जुड़ के बना देगा MgCl2, ठीक है। और इसको तुम दिखा सकते हो कैसे? तो यहां पर तुम दिखा सकते हो कि एक Mg2 प्लस है, यहां Cl माइनस है, यहां Cl माइनस है, ऐसे कि यहां पर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इन दोनों के भी बीच में, और इन दोनों के भी बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। तो ये आपस में जुड़ के MgCl2 बना लिया। फिर से यहां पर बहुत सारे Mg2 प्लस के आयन होंगे, बहुत सारे Cl माइनस के आयन होंगे, बस रेशियो हमेशा 1:2 होगा, यानी जितने मैग्नीशियम के आयन्स होंगे उससे जस्ट डबल Cl माइनस के आयन्स होंगे, सिर्फ ये बताया जाता है, ठीक है। तो अब सर हमेशा 3 लाइन नहीं, ये लाइन बस तरीका हुआ बाबू दिखाने का, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तुम नॉर्मली पढ़ोगे कि ये एक फील्ड लाइंस की तरह फिजिक्स में 12th में पढ़ोगे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम 1 लाइन 2 लाइन से भी दिखा सकते हो, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो अब एक बात बताओ, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो याद करो, इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमको एक टर्म होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी उसको आयनिक बॉन्ड अगर आसानी से हम बनाना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमको मेटल में से है ना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए, तो यानी उसके लिए हमको कम एनर्जी देना चाहिए, क्योंकि हम जितना एनर्जी देंगे उससे सिस्टम का स्टेबिलिटी घटेगा। तो अगर हम आयनिक बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो याद करो हमको आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बताओ, कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए? बताओ तो क्या होना चाहिए? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, बताओ किससे फेवर्ड होगा? ये फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज फेवर्ड बाय, फर्स्ट जो हो गया, ठीक है, ये है हमारा लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, यानी मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, थोड़ा सा ही हम एनर्जी दें और वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। और याद करो, जब नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी निकालेगा, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो अगर हमको एनर्जी देना है तो कम देना है, और अगर हमको एनर्जी निकालना है तो
ज्यादा निकालना है। जितना ज्यादा सिस्टम से एनर्जी निकाल लेंगे तो उतना ज्यादा हमको स्टेबिलिटी मिल जाएगा। तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया तविशी। तो यहां पर लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल हो गया। सेकंड जो है वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, यानी हम लोगों को ज्यादा एनर्जी निकलना चाहिए जब वो इलेक्ट्रॉन, जब वो है ना नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन ले तो उससे ज्यादा एनर्जी निकलना चाहिए। और हम तुमको बताए हैं कि NaCl का मतलब होता है बहुत सारा कटायंस और बहुत सारा एनायंस। तो फिर देखोगे यहां पर एक और टर्म तुमको समझ में आएगा, यहां पर बोला जाता है हाई लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी। तो समझ, अब हम यहां पर समझे कि ये लैटिस एनर्जी क्या है। तो जैसे कि अगर हम देखें कि जब हम लोग Mg या सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो याद करो Na+ गैस बनता है। तो हाई लैटिस एनर्जी क्या हुआ? तो मान लो कोई कटायन है जो गैसियस स्टेट में है और कोई एनायन है ये भी गैसियस स्टेट में है। तो जब बहुत सारा कटायन और बहुत सारा एनायन मिलकर एक सॉलिड बनाता है, याद करो यहां पर Mx एक सॉलिड होगा, तो इसी केस में जो एनर्जी निकलता है इसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। लैटिस एनर्जी यानी जब हम लोग 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाते हैं, है ना, 1 मोल आयनिक सॉलिड बनाएंगे उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो उससे जो हमको एनर्जी निकलता है उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो याद करो ये लैटिस एनर्जी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी हम लोगों का निकलेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी निकलेगा उतना ज्यादा हमको स्टेबिलिटी मिलेगा। मेरा बात समझे? लैटिस एनर्जी क्या होता है? जब 1 मोल आयनिक सॉलिड बनता है उसके कंस्टिट्यूएंट आयन से जो कि गैसियस स्टेट में होते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो द एनर्जी रिलीज्ड, द, है ना, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ionic solid from its constituent ions is called लैटिस एनर्जी, या फिर याद करो लैटिस अब लोग इंथैल्पी भी बोल देता है, लैटिस इंथैल्पी। तो हमेशा याद रख लो अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेटल का कम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल का ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा एनर्जी निकलेगा। और लैटिस एनर्जी भी, लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो जो आयंस मिलकर जो सॉलिड बनाते हैं ना, तो हर एक सॉलिड का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, जैसे आगे चल के पढ़ोगे कि कॉपर का FCC होता है, आयरन का BCC होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अगर तुम्हारे पास मान लो ब्रिक्स है, ईंट है, तो ईंट से अगर तुम एक रूम बनाते हो तो वो रूम हो सकता है तुम उस ईंट का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग करके रूम बनाओ। कहीं हो सकता है तुम क्यूबिकल बनाओ, कहीं क्यूबॉइड बनाओ। तो अलग अलग जब तुम स्ट्रक्चर बनाते हो उसी को लैटिस स्ट्रक्चर कहा जाता है। यानी आयनिक सॉलिड का जो है, तुम सोचो एक स्ट्रक्चर बनेगा कि आयंस उसमें किस ढंग से पैकिंग हो रहा है, तो उसी में तुम पढ़ोगे कि एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद पढ़ोगे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक होता है, बहुत सारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। तो जब आयंस आपस में जुड़ के एक सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिड का अपना एक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसी को हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर या लैटिस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि किसी भी आयनिक बॉन्ड के लिए और लैटिस एनर्जी के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में। लेकिन अभी समझो कि जब गैसियस कटायन और एनायन मिलके जब आयनिक सॉलिड बनाता है,
1 मोल, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो याद करो, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी निकलेगा। तो बताओ, तो लैटिस एनर्जी जो है, अगर हम तुमसे बोले लैटिस एनर्जी, अगर हम तुमसे बोले लैटिस एनर्जी, तो ये हम लोग कहेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा amount of charge on कटायन एंड एनायन। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, लैटिस एनर्जी। और याद करो, अगर आयंस के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा, अगर कटायन और एनायन के बीच में सेपरेशन ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो तुम देखो लैटिस एनर्जी हम लोगों का कम होगा। यानी लैटिस एनर्जी सोचो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ आयंस के। जितना आयंस का साइज बड़ा होगा लैटिस एनर्जी उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो हम तुमसे बताओ, तो अगर हम तुमसे पूछे ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, हम कुछ यहां लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिख रहे हैं, बताओ तो क्या ये ऑर्डर सही है कि LiCl से ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी। हम कह रहे हैं कि LiCl का ज्यादा होगा NaCl से और NaCl का ज्यादा होगा KCl से। बताओ सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि सब में एक प्लस और एक माइनस है, पर लिथियम का साइज छोटा होगा। तो लिथियम का साइज, सोडियम और पोटेशियम में लिथियम का साइज छोटा है, तो यहां जब ये बनेगा तो इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, चार्ज तो सेम है। एक बात बताओ तो, अगर हम यहां NaCl लिखे और यहां MgCl2 लिखे, तो बताओ यहां पर +1 -1 है, यहां +2 है, बताओ किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, बताओ। NaCl का ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी, किसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आयंस के बीच में, ठीक है, NaCl में कि MgCl2 में। यहां पर चार्ज ज्यादा हो गया है तो MgCl2 का लैटिस एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन फेवर्ड होता है लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल और हाई लैटिस एनर्जी। समझ में बात आया, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर हम तुमको यहां पर एक बात को समझना कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, इन नेचर। आयनिक बॉन्ड्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन डायरेक्शनल का मतलब हो गया कि एक कटायन है तो एनायन को तुम किसी भी डायरेक्शन से लेके आओ, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। एनायन ऐसा नहीं है कि कटायन इधर है तो एनायन को हम एक्स एक्सिस से लाएंगे तभी अट्रैक्शन होगा, वाई एक्सिस से लाएं, जेड एक्सिस से लाएं, उसके बीच से लाएं, कहीं से भी लेकर आए, ठीक है, हम लोगों को उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। पर आगे चल के हम लोग देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड ऐसा नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमको एटम्स को एक खास डायरेक्शन से लाना पड़ता है ताकि उनका ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर सके। बात को समझ में आ रहा है। तो आयनिक बॉन्ड्स जो है वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन डायरेक्शनल होता है। एक कटायन और एक एनायन के बीच में क्या डायरेक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है, उसके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग आयनिक बॉन्ड्स आर क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम तुमसे बोले प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, बताओ तो आयनिक कंपाउंड्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। उनके बीच में चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा कि हाई होगा, बताओ। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा या हाई होगा।
प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में बताओ? हाई होगा क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे उनका अगर हम लोग पहला बात बोले तो यहां पर हो जाएगा हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा बताओ, आयनिक कंपाउंड्स मेलेबल होते हैं, मेलेबल डक्टाइल होते हैं कि ब्रिटल होते हैं? बताओ। आयनिक कंपाउंड्स NaCl के टुकड़े को हैमरिंग करो, क्या होगा? मेलेबल होता है कि डक्टाइल होता है कि आयनिक कंपाउंड्स मेलेबल नहीं होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होते हैं बाबू, है ना, ब्रिटल होते हैं। इसको हम तुमको बताते हैं, ठीक है। ये होता है हार्ड, ये हार्ड होता है, हार्ड बट ब्रिटल। तो देखो ब्रिटल क्यों होता है, तो देखो यहां पर हम तुमको समझाते हैं। सपोज करो ये तुम्हारे पास एक आयनिक क्रिस्टल है, तो यहां पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, प्लस के एडजेसेंट माइनस होगा, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यहां पर प्लस है, माइनस है और प्लस है। ऐसा ही इसके ऊपर में भी स्ट्रक्चर है। सपोज करो ये आयनिक कंपाउंड्स है। अब मान लो तुम यहां पर हैमरिंग किए, यहां पर एक फोर्स लगाए, तो देखो इसके ऊपर में मान लो एक लेयर है जो अभी हम नहीं दिखाए हैं, इसके ऊपर में मान लो माइनस है। तो जैसे ही हम एक फोर्स लगाएंगे, अगर ये एक लेयर घसक गया, एक लेयर इधर आ गया, तो पहले देखो यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस था, यहां माइनस था, यहां प्लस था और यहां माइनस था। अब बताओ हम यहां पर फोर्स लगाए हैं और एक लेयर नीचे चला गया है, तो यहां क्या आएगा बताओ? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? बोलो, प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये एक लेयर अगर नीचे चला गया तो यहां पे फोर्स लगाए हैं तो बहुत बढ़िया, माइनस। यहां पर क्या आएगा? प्लस अब हो जाएगा और यहां पर क्या आएगा? माइनस। और अब यहां पर ध्यान से देखो, लाइक चार्जेज एक दूसरे को फेस कर रहा है, लाइक चार्जेज एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो अब इसके बीच में रिपल्सन होना शुरू होगा और मटेरियल यहीं से फ्रैक्चर हो जाएगा और इसीलिए ये ब्रिटल हो जाता है। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, जबकि देखो जब जो मेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हो गए, ये आयनिक सॉलिड हो जाएगा, आयनिक सॉलिड। और देखो मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, तो मेटालिक सॉलिड में याद करो सिर्फ पॉजिटिव आयंस होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव आयंस होते हैं और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया ऐसे, या टाइटेनियम हो गए ऐसे। तो जब तुम इस पर हैमरिंग करोगे भी तो याद करो, अगर एक लेयर स्लाइड भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम मेरा बात को समझ रहे होगे। अगर ये लेयर स्लाइड भी किया तो प्लस प्लस से ही रिप्लेस होगा, प्लस प्लस से ही रिप्लेस होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ध्यान से देखो कहीं भी, और इलेक्ट्रॉन्स जो उसके बीच में है वो प्लस प्लस को रिपल्सन होने नहीं दे रहा है। इसीलिए ये जो मेटालिक सॉलिड होता है, ये जो मेटालिक सॉलिड होता है ये मेलेबल और डक्टाइल नेचर का होता है, यानी इसको हैमरिंग करके हम लोग शीट बना सकते हैं या उससे वायर खींच सकते हैं। ठीक है सर, प्लीज वंस मोर। ठीक है, देखो हम तुमको बताए हैं कि आयनिक सॉलिड में कटायंस और एनायंस रहते हैं, और कटायंस को के चारों ओर एनायंस रहेंगे या एनायंस के चारों ओर कटायंस रहेंगे। तो ध्यान से देखो ये एक आयनिक सॉलिड है, ठीक है, प्लस माइनस इस ढंग से अरेंजमेंट है। अब तुम सपोज करो तुम यहां पे हैमरिंग किए, फोर्स लगाए और ये एक लेयर मान लो नीचे स्लाइड हो गया, तो जब ये नीचे स्लाइड हुआ तो इसके ऊपर में माइनस है ना, तो माइनस आ गया, अब यहां पर, यहां आ गया प्लस और यहां आ गया माइनस। और अब देखो सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, अब ये लाइक चार्जेज एक दूसरे को फेस कर रहा है तो इसके बीच में रिपल्सन होना शुरू हो गया, तो यही मटेरियल यहां से, है ना, टूट जाएगा। तो आयनिक सॉलिड ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। जबकि मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, मेटल्स में क्या होता है, जैसे सोडियम है तो उसमें क्या है, तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो तो फ्री हम लोग मानते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
तो सोडियम को देखोगे तो सोडियम पॉजिटिव आयंस हो गया, उसी को कर्नल बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस, और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स है। तो वहां पर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के बॉन्डिंग को ही मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगर तुम फोर्स भी लगाओगे तो पॉजिटिव आयंस से ही रिप्लेस होगा, तो वो फिर से स्ट्रक्चर उसी के जैसा दिखेगा। इसीलिए मेटालिक सॉलिड मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। और याद करो, ये तुम्हारा जो मेटालिक सॉलिड है इसमें हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, तो ये दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पर याद करो, आयनिक सॉलिड में आयंस है, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो मूव नहीं कर सकता है। सॉलिड स्टेट में उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए याद करो, आयनिक सॉलिड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन वही मॉल्टेन स्टेट में चला जाए या फिर आयनिक सॉलिड को वाटर में डाल देंगे तो वो आयंस में टूट जाता है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन सॉलिड स्टेट दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन मॉल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, हार्ड बट ब्रिटल होगा। और तीसरा याद करो, आयनिक सॉलिड किसमें सॉल्यूबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बताओ। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, नाम सुने होंगे। आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्यूबल होते हैं, जैसे अगर NaCl है, अगर वाटर में डालोगे तो सॉल्यूबल होगा, पर बेंजीन में डालोगे तो सॉल्यूबल नहीं होगा। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक होता है। इसीलिए अगर हम लोग थर्ड पॉइंट बोलेंगे तो यहां पर बोलेंगे सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। और चौथा अगर हम यहां पर बोले कि दे आर नॉन कंडक्टर, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस तो है पर ये आयंस मूव नहीं कर सकता है, आपस में बंधा हुआ है। तो दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बट इन मॉल्टेन, है ना, नीचे लिख दे रहे हैं, बट इन मॉल्टेन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो दिव्यांशु नंदन एक क्वेश्चन पूछ रहा है, पोलर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या होता है। देखो, पोलर सॉल्वेंट का मतलब यह हुआ, जैसे अगर तुम वाटर देखोगे तो यहां पर ये जो बॉन्ड है वो दो डिफरेंट एटम के बीच में बन रहा है, जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो सेम नहीं है। तो अगर एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलर बॉन्ड्स हो और वो एक दूसरे को कैंसिल ना करें, तो उसी में उनका एक डाइपोल मोमेंट मिलता है। तो अभी तुम ऐसा समझो कि पोलर सॉल्वेंट का मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो बॉन्ड है उस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है, तो उसी को हम लोग पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं। लेकिन ये सही आंसर इसलिए नहीं होगा कि पोलर बॉन्ड होते हुए भी सॉल्वेंट नॉन पोलर हो सकता है, जैसे CCl4। तो CCl4 में कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, पर सब बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, हम लोग पढ़ेंगे, इसीलिए वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो जाता है। तो अभी उसके लिए एक टर्म सीखना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट, अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसी टॉपिक में देखेंगे, समझे। तो पोलर सॉल्वेंट का मतलब अभी समझो, एक ऐसा सॉल्वेंट जिसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं, यानी ऐसे बॉन्ड जिनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, और वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, इसीलिए उनको पोलर बॉन्ड्स यहां पर कहते हैं। तो देखो, आयनिक बॉन्ड्स जो है, आयनिक बॉन्ड्स जो है वो हम लोग यहीं पे पढ़े और इतना ही पे खत्म हो गया। यानी बाकी जो भी थ्योरी है, VACPR है,
या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है या एमओटी है, ये सब हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। आयनिक बॉन्ड में बस इतना पढ़ना है हम लोगों को कि आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जिसमें मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है। मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होना चाहिए, और जब वो दोनों जुड़ के सॉलिड बनाएंगे तो उनका लैटिस एनर्जी ज्यादा होना चाहिए। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो ब्रिटल नेचर के होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते हैं, बट मोल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि आयंस उनके पास फ्री हो जाता है। और ये सॉल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, तो ये उसमें सॉल्यूबल होंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनके बीच में फोर्स नहीं होता है। उसके लिए तुमको एक थ्योरी पढ़ना पड़ेगा जिसको बैंड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट का होता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे लूजली बाउंड होता है न्यूक्लियस से, इसीलिए उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसा ट्रीट करते हैं। समझ गए? सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए उसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह यहां पर बात बोल रहे हैं। अब देखो, सेकंड जो है हम लोगों का वो है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण बनता है, तो हम लोग कहेंगे इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ it is formed due to sharing of electrons between two atoms। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में, अनन्या, सॉलिड स्टेट में क्या आयंस फ्री है कि आपस में बंधा हुआ है? ऐसा सोचो, Na+ और Cl- है, तो क्या वो फ्री है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं? सोचोगे, है ना? अगर वो बंधे हुए हैं तब वो मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। अगर फ्री होंगे तो वो घूम सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में आयंस है लेकिन फ्री नहीं है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन है। तो तुम अगर चाहोगे कि आयंस को बोलोगे कि भाई तुम मूव करो, तो प्लस बोलेगा हम नहीं मूव करेंगे क्योंकि माइनस हमको पकड़े हुए है, माइनस बोलेगा हम नहीं मूव करेंगे क्योंकि प्लस हमको पकड़े हुए है। लेकिन जब तुम मॉल्टेन स्टेट में ले जाते हो तब आयंस का थोड़ा मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। तब आयंस के बीच में, याद करो, हाँ, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है आयुष। समझ में बात आया? तो जब मॉल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो आयंस के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिससे वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हम लोग यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, जैसे अगर हम तुमसे बोले यहां पर कि हाइड्रोजन कैसे बनता होगा, H2, तो तुम जानते हो हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या फिर ऐसा सोचो उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन दोनों क्या किया? शेयरिंग किया, ऐसे। ठीक है,
तो अब एक बात बताओ, यहां पर ये शेयरिंग करने से अट्रैक्शन कैसे बढ़ गया? याद करो, इसी को तुम ऐसे दिखाओगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, और इसी को हम लोग यहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो याद करो, अब इस शेयरिंग का मतलब यह हुआ, ऐसे समझो, इस शेयरिंग का मतलब यह हुआ कि अब यहां पर 2 न्यूक्लियस है, अब यहां पर 2 न्यूक्लियस है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब इन दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ऐसा सोचोगे। यानी पहले अब देखो, अब इस इलेक्ट्रॉन को इसका भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है और इसका भी न्यूक्लियस, यानी हर इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, और इस इलेक्ट्रॉन को भी 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। और अगर अलग अलग एटम होता, अगर अलग अलग एटम होता, तो हर एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होता। यानी तुम देखो, यहां कोवैलेंट बॉन्ड बनने के कारण भी अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर पहले 2 हाइड्रोजन एटम अलग अलग होता तो एक अट्रैक्शन इसमें होता, एक अट्रैक्शन इसमें होता, 2 अट्रैक्शन। पर यहां पर देखो, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब समझो, अब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस, तो यहां 4 बार अट्रैक्शन हो रहा है। तो तुम कहोगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन भी तो हो रहा है, लेकिन फिर भी यह अट्रैक्शन ज्यादा है इस रिपल्सन से। इसीलिए दोनों हाइड्रोजन एटम अलग अलग ना रहकर आपस में बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि उससे हम लोगों को स्टेबिलिटी आ रहा है। बताओ, समझ में आया? यानी कोवैलेंट बॉन्ड के बनने से भी अट्रैक्शन बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि खाली शेयरिंग हो रहा है ना। शेयरिंग का मतलब है कि अब हर इलेक्ट्रॉन पर किसी दूसरे न्यूक्लियस का भी हक हो गया है। समझे मेरी बात? तो इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनने से भी अट्रैक्शन बढ़ता है, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन को एक ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, पर अब 2 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह अगर तुम दूसरा एग्जाम्पल देखोगे, ऑक्सीजन O2, तो तुम जानते हो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, 2 2 4 और 2 6। और दूसरा भी ऑक्सीजन यहां पर है, उसके लिए भी 2 2 4 और 2 6, ऐसे। समझ रहे हो? अब तुम देखो, इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना का शेयरिंग होगा। तो हाइड्रोजन को अपना स्टेबल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। सॉरी, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब ये ऑक्सीजन को ऐसे दिखाया जाएगा कि भाई इसके पास भी 8 आ गया, और इसके पास भी अब 8 आ गया, ऐसे आ गया। और इसके अनुसार से यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, और इसके पास ये 4 जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसको अब हम लोग कहेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में, या डबल बॉन्ड बोलते हैं, उसमें हम लोगों का 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। लेकिन देखो, लुईस कोसेल थ्योरी, अभी कोई सिग्मा बॉन्ड और कोई पाई बॉन्ड नहीं जानता है। लुईस कोसेल थ्योरी के अनुसार से ये दोनों बॉन्ड सेम ही है। ठीक है। अब हम लोग अगर तीसरा देखें, सी, थर्ड, तो थर्ड में देखोगे N2। तो देखो, N2 में नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो जितना कमी होगा उतना का शेयरिंग होगा। तो यहां पर भी नाइट्रोजन हो गया, 3 यहां दिखा दिए और 2 यहां दिखा दिए। अब देखो, ये भी नाइट्रोजन के पास 8 हो गया, और इसी नाइट्रोजन के पास भी 8 हो गया, और यहीं पर हम लोग नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देंगे। और अब हम लोग कहेंगे कि यहां पर हम लोगों का ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है जब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, डबल बॉन्ड बनता है जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, और सिंगल बॉन्ड बनता है जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है।
यहां पर, ठीक है। और याद करो इसको हम लोग, है ना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, इतना तो तुम जानते ही होगे, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। पर अब हम लोग इसको ऐसे बॉन्डिंग से ही ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों को यह देखना है कि स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये लुईस स्ट्रक्चर को बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग इसको सबसे पहले कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। सबसे पहले याद करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कुछ कुछ टर्म है जो तुम लोग ऐसा नहीं कि तुमको कि हमको पता ही नहीं था। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है पहले बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम का क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, number of electrons present in the outermost, number of electrons present in the outermost orbit or cell, आउटरमोस्ट ऑर्बिट या सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बताओ तो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बताओ बेरिलियम के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो पहले ऑर्बिट में 2 चला गया और दूसरे ऑर्बिट में 2 चला गया, तो हाइड्रोजन का 1 होगा, बेरिलियम का याद करो हम ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं 2 होगा। उसी तरह अगर बोरॉन का बोलोगे तो एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 चला गया, सेकंड ऑर्बिट में 3 चला गया, तो बोरॉन के पास 3 होगा। जब भी बोलेंगे कार्बन और सिलिकॉन तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा, और जब बोलेंगे नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। अगर बोलेंगे ऑक्सीजन या सल्फर, ऑक्सीजन या सल्फर तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। और बोलेंगे अगर हम लोग हैलोजन, हैलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोगों का 7 हो जाएगा। और याद करो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वही हम लोगों का, हाँ, वही हम लोगों का बॉन्डिंग में भाग लेता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और याद करो हम लोग एक टर्म सीखे थे फॉर्मल चार्ज, जिसका अब यूज आएगा। तो अगर हम तुमसे बोले फॉर्मल चार्ज, तो फॉर्मल चार्ज हम तुमको एक बार पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ऐसे हम तुमको खाली यहां पर कुछ एग्जाम्पल से सिखाने का कोशिश कर देते हैं ताकि तुमको याद आ जाए। याद करो अगर हम यहां कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, तो फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है कि उस एटम के पास बॉन्डिंग से पहले कितना इलेक्ट्रॉन था और बॉन्डिंग के बाद कितना इलेक्ट्रॉन है, बस इतना समझना है। बॉन्डिंग से पहले कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, बॉन्डिंग के बाद कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर बाद में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया है तो निगेटिव चार्ज डालेंगे, और बाद में अगर कम इलेक्ट्रॉन रह गया है तो पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, यही फॉर्मल चार्ज होता है। तो अब एक बात बताओ, इस ऑक्सीजन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले देखोगे 6 था, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, और अभी देखो इस ऑक्सीजन के पास अपना कितना इलेक्ट्रॉन है, अपना ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, हर बॉन्ड में ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऑक्सीजन 3 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दिया है और 2 इलेक्ट्रॉन अभी रखे हुए हैं, 5, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया है। और इसीलिए
इस ऑक्सीजन पर एक प्लस चार्ज देना पड़ेगा, इसी को फॉर्मल चार्ज कहेंगे। अब उसी तरह इस कार्बन को देखो, तो इस कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, बॉन्डिंग से पहले 4 इलेक्ट्रॉन था, पर बॉन्डिंग के बाद अभी देखो हर बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहां दिया और 2 यहां दिख रहा है अभी उसके पास, तो 3 और 2 कितना हो गया इस कार्बन के पास, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसके ऊपर में चार्ज आ गया निगेटिव यहां पर। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग से पहले कितना इलेक्ट्रॉन था और कोवैलेंट बॉन्डिंग के बाद कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जो डिफरेंस होता है उसी के कारण हम लोगों को चार्ज डेवलप होगा, उसी को फॉर्मल चार्ज कहेंगे। अगर हम तुमको यहां पर बोले, कि हम लोगों के पास है N डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O ऐसे और ऐसे दिखाए, तो बताओ क्या इस ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज है, यस या नो लिखो। फॉर्मल चार्ज अभी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हर स्ट्रक्चर में निकालना होगा। क्या इस ऑक्सीजन के पास कोई चार्ज आएगा, तो कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी 6 इलेक्ट्रॉन था और अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है अपना। बताओ क्या इस नाइट्रोजन पे कोई फॉर्मल चार्ज आएगा, इस नाइट्रोजन के पास क्या कोई फॉर्मल चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। नाइट्रोजन के पास बॉन्डिंग से पहले उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन था और अभी अगर देखा जाए तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इस नाइट्रोजन के पास फॉर्मल चार्ज है +1 का। और याद करो फॉर्मल चार्ज के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी लिखे थे, फॉर्मल चार्ज निकालने का, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम अगर निकालना है हम लोगों को, तो इसको निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कितना था माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितना बॉन्ड्स बना रहा है, क्योंकि हर बॉन्ड्स में एक एक इलेक्ट्रॉन देगा, और माइनस कर देंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो याद करो जैसे इस कार्बन के लिए बोलेंगे कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का 4 है, तो यहां 4 लिख देंगे, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां 4 - 3 लिख देंगे। अब फिर यहां पे देखो नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर -2 लिख देंगे, तो 4 - 3 - 2, तो देखो -1 यहां पर आ जाएगा। फिर इस ऑक्सीजन के लिए देखो फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, तो यहां 6 लिख देंगे, बॉन्ड कितना बना रहा है 3, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 लिख देंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहा है नॉन बॉन्डिंग यहां 2, तो 6 - 3 - 2, इसीलिए देखो ऑक्सीजन पे +1 चार्ज हो गया। फॉर्मल चार्ज आता क्यों है, तो आता इसलिए है ना, क्योंकि जब हम लोग बॉन्डिंग कर लेते हैं तो उस प्रोसेस में ऑक्टेट पूरा करने के लिए कभी कभी किसी इलेक्ट्रॉन एटम को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी करना पड़ जाता है। यानी यहां पर देखो, अगर हम तुमसे कहें कि मान लो कोई दोस्त है, कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम गए फिल्म देखने, अब 500-500 रुपए को शेयरिंग करना था, पर एक बंदा खुद जो है वो 500 रुपया भी नहीं दिया, उसके पास नहीं था, तो वो 1000 रुपया दे दिया, दूसरा वाला 1000 दे दिया उसके बदले भी, और वो कुछ नहीं दिया है। तो फिल्म तो हम देख लिए ना, लेकिन बताना पड़ेगा कि दूसरा आदमी 500 का कर्जदार है, अभी हम लोग शेयरिंग करके काम कर लिए हैं, लेकिन पहला वाला आदमी है वो 1000 दिया है और दूसरा वाला कुछ नहीं दिया है, तो हमको बताना पड़ेगा कि दूसरा वाला कर्जदार है, तो दूसरे वाले पर एक माइनस बैठाएंगे और पहले वाला पे एक प्लस बैठाएंगे, ये देखते हुए। हाँ, ये सब हम तुमको बहुत पहले से समझाए हुए हैं, केमिकल बॉन्ड वो ऑर्गेनिक में भी पढ़ाए हुए थे सारा कुछ, ठीक है। फॉर्मल चार्ज का देखो, अगर बॉन्डिंग के बाद किसी के पास अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि वो कुछ लिया है ना, और बॉन्डिंग के बाद अगर कम इलेक्ट्रॉन हो गया तो कुछ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उसी के कारण वहां पर चार्ज आएगा। तो फॉर्मल चार्ज इसीलिए आता है कि जब हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं किसी मॉलिक्यूल में,
तो उस प्रोसेस में हो सकता है किसी एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना हो, ठीक है, तो इसलिए उस पर फॉर्मल चार्ज आ जाता है, ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो होपफुली तुम लोगों को याद आ गया होगा, फॉर्मल चार्ज बॉन्डिंग से पहले और बॉन्डिंग के बाद उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है अपना, और उसी से हम लोग फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि लुईस स्ट्रक्चर लिखने का क्या नियम होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब हम लोगों का होगा लुईस रिप्रेजेंटेशन, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस। देखो किसी का भी अगर लुईस स्ट्रक्चर लिखना है तो देखो पहला नियम ये है, फर्स्ट फर्स्ट जो है पहला नियम है कैलकुलेट कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले तुमको टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, और उसमें याद रखो add one for add one for each negative charge and subtract one for each पॉजिटिव चार्ज। देखो जैसे मान लो हम तुमको एग्जाम्पल देते हैं, सबसे पहले तो मान लो CO, कोई पूछा बताओ CO में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो हम कहेंगे कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 4 और ऑक्सीजन का 6, तो 6 और 4 10 हो गया, और इस पर हमको ओवरऑल कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो CO में कहेंगे कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गया है 10। पहले तो ये निकालना पड़ेगा। और अब देखो अगर हम यहां पर उसी तरह B कहें, मान लो NO2 प्लस और पूछे इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नाइट्रोजन में 5 होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है, तो 6 इंटू 2 12 हो गया, 12 प्लस 5 17 हो गया। और याद करो इस पर ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है, तो कितना हो गया हम लोगों का, यहां पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 में से एक घट गया, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हम लोगों का 16 आ गया। यही अगर यहां पर माइनस होता तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए रहते। जैसे याद करो तो अगर हम यहां पे कार्बोनेट आयन लिखे CO3 2 माइनस, तो बताओ यहां टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन है बताओ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो कार्बन में 4 होता है, ऑक्सीजन में 6 होता है, तो 6 इंटू 3 18 प्लस 4 22, और 2 माइनस है, 2 माइनस है, अरे 14 कैसे, 24 ना, हाँ 24, बहुत बढ़िया, ठीक है यहाँ। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर कितना हो गया 24। तो पहला काम है हम लोगों को कि हम लोगों को टोटल जो है पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पर देखो अगला टास्क क्या है, अगला टास्क ये है कि सेलेक्ट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। नॉर्मली जो
है ना, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता है। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम। जैसे कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन सेंट्रल एटम है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, NO2 में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। तो सेलेक्ट सेंट्रल एटम एंड attach all surrounding atoms to it through single covalent bond, तो ध्यान से देखो, अगर मान लो हम लोग को यहां पर एग्जाम्पल में हम तुमसे कहते CO3 2-, तो याद करो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 हो गया। और उसके बाद बताओ अगला लाइन हम तुमको क्या लिखे कि सेंट्रल एटम सेलेक्ट करो। सेंट्रल एटम कौन है यहां पर, कार्बन, और बाकी जो बच गया 3 ऑक्सीजन वो हो गया सराउंडिंग एटम। तो अब क्या करना है, सेंट्रल एटम को बीच में रखना है और जितना सराउंडिंग एटम है उसको सेंट्रल एटम से जोड़ देना है। किससे, सिंगल बॉन्ड से। किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से। तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 हो गया। सेलेक्ट सेंट्रल एटम, लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एंड अटैच ऑल सराउंडिंग एटम्स टू इट थ्रू सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक बात बताओ, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना खर्चा हो गया, टोटल हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 2 4 और 2 6, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। तो अब तुमको क्या करना है, जो थर्ड नियम होगा वो होगा, है ना, गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स, गिव 6, है ना, गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच सराउंडिंग एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है। तो देखो इतने के बाद तुम्हारे पास याद करो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया है और यहां बचा हुआ है अभी 24 में 6 घटाओगे तो 18 बचा हुआ है। तो सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन किसको दे दोगे, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे किसको, 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे सराउंडिंग को। अब बताओ क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता तब हम लोग सेंट्रल को देते, लेकिन यहां पर अब कोई नहीं बचा। 6 6 12 6 18 2 20 2 22 और 2 24। तो गिव 6 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच सराउंडिंग एटम्स, है ना, टू ईच सराउंडिंग एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। समझ गए बात। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचता, है ना, गिव रिमेनिंग, अगर कुछ बचता, गिव रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम। अगर कुछ बचता तो फिर सेंट्रल एटम को देते, ठीक है। अब नहीं बचा तो छोड़ देंगे, सर सारे बॉन्ड में 6 ही देंगे। हाँ, हाइड्रोजन के अलावा जो भी सराउंडिंग एटम आएगा सबको 6 दोगे, हाइड्रोजन के अलावा सबको 6 देना है। बात समझ में आया, ठीक है। अब यहां पर अब ध्यान से देखो, अब अगर हम लोग यहां पे अब देखो 4th पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड। याद करो सेंट्रल एटम अगर बिलोंग्स कर रहा है सेकेंड पीरियड में, कौन कौन सेकेंड सेंट्रल एटम
सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा होना चाहिए, ठीक है। तो सेंट्रल एटम अगर बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, उसमें कौन कौन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मेनली यही रहेगा, है ना। इफ सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, then complete the then complete the then complete the octet of then complete the octet of central then complete the octet of central atom by by forming multiple bonds. In case of in case of even number of electrons. तो देखो हम यहां पर क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम इतना कर दिए। अब देखो सेंट्रल एटम कार्बन है यहां पर, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24 है, इवन नंबर है। तब तुम क्या करो, तब तुम कार्बन का ऑक्टेट पूरा करो। तो याद करो यहां पर 2 4 और 2 6 कुल मिलाकर शेयरिंग के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो तुम क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में कहीं से भी हटा दो और 2 इलेक्ट्रॉन हटा के यहां पर एक बॉन्ड बना दो। तो यहां पर देखो CO 2 2 4 2 6, इसको रहने दिए और यहां पर डबल बॉन्ड बना दिए, और यहां 2 और 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हटा के डबल बॉन्ड बना दिए। और अब देखो ये हमारा स्ट्रक्चर बना। बताओ क्या क्या तरीका है। पहला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, दूसरा है सेंट्रल एटम चूज करो, सराउंडिंग को उसके साथ सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, अब फिर 6 इलेक्ट्रॉन दे दो सराउंडिंग को, अगर कुछ बच जाए तो सेंट्रल को दो। अगर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इवन है और सेंट्रल एटम सेकेंड पीरियड का है, तब तुम क्या करो, तब तुम इसका ऑक्टेट पूरा करो। तो देखो अभी ये 3 बॉन्ड बना रहा था, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 बॉन्ड बनाए और 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। और लास्ट में पांचवा, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन ईच एटम। यही लास्ट वाला जो है, ये सब लोग भुला जाता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब याद करो, 6 ही देना है बाबू। हाँ, तो याद करो, इसके पास एक माइनस आ जाएगा, इसके पास कुछ नहीं होगा, कोई फॉर्मल चार्ज, और इस ऑक्सीजन के पास माइनस आ जाएगा। देखो यही स्ट्रक्चर हो गया कार्बोनेट आयन का। देखो हम एक और स्ट्रक्चर बताते हैं तो तुमको थोड़ा सा और आइडिया हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे। तो एक स्ट्रक्चर जो है हम और बनाते हैं, ठीक है। देखो जैसे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, तुम लोग अपने मन में बताते जाओगे कि हम क्या क्या करना है, ठीक है, तो तुरंत समझ में आ जाएगा। लास्ट में फॉर्मल चार्ज बताना है, बस यही याद रखना है। देखो यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बताओ तो, कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला लाइन क्या है बताओ, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 4 10। फटाफट टाइप करो। सेंट्रल एटम कौन है, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो यहां पर कार्बन को जोड़ दिए ऑक्सीजन से, और कोई सराउंडिंग है ही नहीं। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां खर्च हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है 8, 6 देंगे सराउंडिंग को, सराउंडिंग याद करो ऑक्सीजन है, कार्बन नहीं है। अब बताओ क्या कोई इलेक्ट्रॉन बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा बाबू बताओ। 2 2 4 2 6 2 8, 2 बचा, तो किसको दे दिए, कार्बन को। अब अच्छा, अब एक बात बताओ, कार्बन के पास कुल मिलाकर कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, कुल मिलाकर
इसका 2 और इसका 2, कितना हो गया? 4। कितना घट रहा है ऑक्टेट में? कितना घट रहा है? 4 घट रहा है। तो 2 को हटाते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं, फिर 2 को हटाएंगे तो देखो यहां पर, यहां इस बार ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन में एक बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड और। अब यहां बचा 2 और यहां बचा 2, और अब फॉर्मल चार्ज निकाल दो तो इस पर आ जाएगा प्लस और इस पर आ जाएगा माइनस। यही स्ट्रक्चर हो गया। फटाफट एक और बनाते हैं, NO2 माइनस। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 18 आ जाएगा। 6 इंटू 2 12, 5 17 और 1 18। नाइट्रोजन हो गया सेंट्रल एटम, तो दोनों ऑक्सीजन को जोड़ दिए नाइट्रोजन से, 4 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। 6 इसको दिए, 6 और 4 10, 6 इसको दिए 16 हो गया। 2 बच गया, 2 दे दिए नाइट्रोजन के पास। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के पास कुल मिलाकर 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन आ गया है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन उसको घट रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से हटा के एक डबल बॉन्ड और बना दिए। यहां पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड, यहां पर 2 बचा हुआ है। और अब फॉर्मल चार्ज, तो देखो यहां माइनस, यहां कुछ नहीं, यही हो गया NO2 माइनस का। देखो तुम लोग ट्राई करोगे, होमवर्क में हम तुमको दे रहे हैं, होमवर्क में हम तुमको दे रहे हैं बनाना, होमवर्क दे रहे हैं। फर्स्ट बनाना NO2 प्लस का, दूसरा बनाना CN माइनस का, तीसरा बनाना NO3 माइनस का, NO3 माइनस का, चौथा बनाना N2O का। ठीक है, CN माइनस हो गया, NO3 माइनस हो गया, फोर्थ हो गया N2O। पांचवा बनाना ओजोन का O3। ठीक है, और 6 बना देना तुम लोग, NO2 प्लस हो गया, CN माइनस हो गया, 6 बनाना N3 माइनस का। ठीक है, 6 बनाना N3 माइनस का। और उसके बाद हम लोग एक और दे देते हैं। ठीक है, 6 हो गया ना, 7 में एक हो गया CN माइनस हो गया, उसके बाद CO3 हो गया, उसके बाद एक बनाना CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इतना तुम लोग ट्राई करोगे, ठीक है। होपफुली आज के क्लास में तुम लोग थोड़ा सा कुछ अच्छा पॉइंट सीखे होगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलो ठीक है फिर।